अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बता दें ज़रा कंफर्म करते हैं आवाज़ सही आ रही है आप सब तक। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मुझे किसी का जवाब अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? और हम स्टार्ट करते हैं फिर साथ साथ ही। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सो ऑल राइट, थैंक यू मुज़म्मिल। सो ओके, कल हमारी क्लास नहीं हो सकी थी बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक मीटिंग थी यूनिवर्सिटी में, वो अटेंड करना था। उसके बाद व्हेन आई वाज गेटिंग बैक होम आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, और उसके बाद फिर इंटरनेट के इश्यूज़ आना शुरू हो गए। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ 5-10 मिनट की क्लास ले सकते या 15 मिनट की क्लास ले सकते हैं, आई थॉट कि हम क्लास को पोस्टपोन करके कल ले लेंगे ये क्लास कम्प्लीटली, बिकॉज़ मैंने एक क्विज़ भी प्लान किया हुआ था। तो वो क्विज़ भी ऑब्वियसली तब होता जब हम क्लास में आते, हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते और फिर उसके बाद क्विज़ जो है वो कर पाते। सो अच्छा, उस चीज़ पर जाने से पहले मैं काफ़ी वीक्स हो गए मैं ये बात सोच रहा हूँ, मेरे पास कुछ मैसेजेस और ईमेल्स भी आ रही हैं स्टूडेंट्स की। उसको मैं ज़रा एड्रेस करना चाह रहा था इशू को। आपका सेक्शन ए है, राइट? दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेक्शन ए। सो अगर सिर्फ सी आर मुझसे कम्युनिकेट कर लें तो भी सही है, अगर सारे स्टूडेंट्स मुझसे कम्युनिकेट करना चाहें तो दैट्स ओके एज़ वेल। कि आपकी क्लास इस्लामिक स्टडीज़ की जो है उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे थे। आई वॉज रिसीविंग द ईमेल कि आपकी क्लास हो नहीं रही है। तो मैं अपना स्टैंस आपको बता देता हूँ, फिर आप, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है कि क्या हुआ है। वो ये कि आपकी जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर सुम्बुल, वो आपके कोर्स को पढ़ा रही हैं। आई थिंक कुछ इश्यूज़ आ गए अब टाइम टेबल को उनको समझने में, मे बी, क्योंकि टाइम टेबल आपको पता है कि चेंज हुआ। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा टाइम टेबल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको भी हो रही होंगी। तो लास्ट टाइम टेबल जो कम्युनिकेट हुआ वो आप सब तक भी कम्युनिकेट हुआ है और बाकी टीचर्स तक भी कम्युनिकेट हो चुका था। वो यही कि हम उसी टाइम टेबल को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम हाइब्रिड क्लासेस के अंदर ले रहे थे। आपको भी इस बात का अंदाज़ा है, और उसके अंदर कोई क्लैश नहीं है। आई थिंक आपके कुछ स्टूडेंट्स या फिर जो डॉक्टर साहिबा हैं उनको कुछ कन्फ्यूजन हो गई, या स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन हो गई कि वो टाइम टेबल कौन सा चल रहा है। मेरे पास काफ़ी टीचर्स और के भी जो है वो मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह आई थी। उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा टाइम टेबल चलेगा, तो उनको ऑब्वियसली गाइड किया गया कि कौन सा टाइम टेबल चलेगा। बट आपकी इस्लामिक स्टडीज़ की जो क्लास है उसके लिए आप अव्वल तो 3-4 वीक्स हो गए हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्लास नहीं हो रही है। फिर आपने मुझे बताया कि क्लास नहीं हो रही है, आपने एचओडी को अप्रोच नहीं किया एक दो स्टूडेंट्स ने। तो उनको मैंने यही कहा था कि आपका जो है वो, बल्कि एचओडी को अप्रोच किया था, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि टाइम टेबल वही चल रहा है। मैंने उनको सेंड भी किया स्क्रीनशॉट टाइम टेबल का कि आपकी इस्लामिक स्टडीज़ की क्लासेस में कोई क्लैश नहीं है किसी भी सेक्शन में। बट फिर भी क्लास नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, और आई थॉट कि अच्छा ठीक है, मैनेज हो गया होगा। और बिकॉज कोई फॉलोअप मेरे पास नहीं आया, ना एचओडी की तरफ से, ना डॉक्टर साहिबा की तरफ से, ना स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर 7-8 वीक्स के बाद मुझे ये पता लग रहा है कि 7-8 वीक्स हो गए और क्लास नहीं हो रही। तो बेयर इन माइंड कि दिस इज़ नॉट इन माई अथॉरिटी कि मैं जो है वो किसी को ये कहूँ कि आपकी क्लास जो है उसमें क्लैश है या नहीं है। एचओडी को मैंने कर दिया था करस्पॉन्ड कि आपकी क्लास में ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आई डोंट नो, शायद कोई कन्फ्यूजन्स हैं या कोई कोई और वजह है जिसकी वजह से आपकी क्लास में जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि अब आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर आफ्ताब साहब की इल्म में भी है ये बात कि आपकी क्लासेस जो है उसका टाइम टेबल में कोई क्लैश नहीं है, बिकॉज आई एम अ टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर एंड आई हैव कोऑर्डिनेटेड द टाइम टेबल विद ईच एंड एवरी वन। एंड उसके अलावा भी अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ इन द अथॉरिटी ऑफ एचओडी, और वो इसको हैंडल कर लेंगे। फिर जो है आगे चलकर शायद मेकअप क्लासेस आपकी डॉक्टर साहिबा रख लें। मे बी ये हो सकता है कि डॉक्टर साहिबा जो है टाइम टेबल की कन्फ्यूजन की वजह से इस वक्त ना ले रही हूँ, आपकी क्लासेस बाद में लेना शुरू कर दें, वो आपकी मेकअप वगैरह रख लें। सो इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके आई थिंक, बिकॉज इट्स नॉट इन माई ज्यूरिस्डिक्शन। मैं बस आपको ये इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें बिकॉज इट्स नॉट इन माई ज्यूरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी कि अब मैं जो है वो आप लोगों की क्लासेस रखवाऊँ, राइट? सो जो डिपार्टमेंट है वो उसको मैनेज करेगा। मिस्टर अमीन इज़ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर आफ्ताब इज़ दी एचओडी, और आप लोग उनसे कम्युनिकेशन में है। आई नो आप मुझसे ज़्यादा उनसे कम्युनिकेशन में हैं, बिकॉज यू नो कि आई डोंट रिस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप एंड वॉट नॉट, और आप लोग ईमेल मुझे कर रहे होते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड भी मैं जो है वो टाइमली दे रहा होता हूँ थोड़ा सा।
तो आई एम श्योर कि आपका ये मसला हल हो जाएगा. आई वॉज जस्ट अबाउट, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इट्स नॉट इन माई jurisdiction राइट नाउ, एंड आई हैव बिन कम्युनिकेटिंग विद ईच एंड एवरी अथॉरिटी, एंड लेट्स सी अब क्या होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग, नाउ कमिंग बैक टू आवर कोर्स, इज़ दैट कि आपका आज एक क्विज़ है जो कि ऑब्वियसली कल होना था, लेकिन अब आज हो रहा है हमारी इस क्लास में. और वो जो क्विज़ है उसको आई थिंक मैंने पिछले 2 हफ्तों से मैंने अनाउंस किया हुआ है कि या तो अगले हफ्ते होगा या उससे अगले हफ्ते होगा, और टॉपिक्स भी शायद मैंने लास्ट वीक आपको बता दिए थे कि किन में से होगा. तो आपका जो क्विज़ है वो, अगर कोई स्टूडेंट मुझे कंफर्म भी कर दें कि आपका क्विज़ स्टार्ट होगा 1:15 पे और 1:45 तक आपका क्विज़ चलेगा. और 1:15 से 1:45 तक जो आपका क्विज़ होगा उसमें आपका अटैम्प्ट एक ही होगा, 15 मिनट्स का आपका अटैम्प्ट होगा. एंड 1:45 पर आपकी क्लास फिर ख़त्म है. आप उसके बाद हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, विच मीन्स कि हम अराउंड 1 PM जो है वो क्लास को फिनिश कर देंगे आज, और फिर आप 10-15 मिनट अपने इंटरनेट इश्यूज़ और इनको ज़रा टैकल कर लें, और फिर 1:15 पे आप क्लास क्विज़ स्टार्ट करके 1:45 पर ख़त्म कर देंगे. सो एक अगर स्टूडेंट मुझे कंफर्म भी कर दें कि आप ILMS के ऊपर यही टाइम आ रहा है तो दैट शुड बी ओके. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक्स, कि हमने लास्ट क्लास में आई थिंक स्टडी किए थे रिलेशंस. हिरा हसन कह रही है LMS पर क्विज़ ही नहीं आ रहा. लेट मी चेक अगेन प्लीज़. यस, हाँ, तो आज 30 दिसंबर ही तो है. नहीं, यस, आ रहा है मेरे पास. टुडे लिखा हुआ है, टुडे 1:15 PM स्टार्ट होगा आपका क्विज़, एंड टुडे 1:45 PM एंड होगा. एक दफ़ा और कंफर्म कर लें अपने पास, बिकॉज सेक्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं. दिस इज़ द क्विज़ ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सेक्शन A, राइट. हम उसी की क्लास ले रहे हैं. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. कुछ चीज़ें हम जितना हो सके उनको स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर ऑब्वियसली हम क्विज़ की तरफ जाएंगे. स्क्रीन आई होप आप सबको शो हो रही होगी. एंड यस, सो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रिलेशन की प्रॉपर्टीज़. व्हाट प्रॉपर्टीज़ कैन अ रिलेशन हैव, what properties should a relation have in order to be called say transitive or reflexive and other things. So अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकैप आपको करवा दूं. तो वी टॉक्ड अबाउट कि रिलेशन क्या होता है. रिलेशन इज़ रिलेशन ऑन अ फंक्शन A या रिलेशन फ्रॉम अ फंक्शन A to B इज़ अ रिलेशन. लेट मी ओपन नोटपैड वेरी क्विकली ताकि हम थोड़ी सी आपको बता दें कि हम कहाँ से बात को आगे लेकर जा रहे हैं. वी सेट के जब आप A क्रॉस B, 2 सेट्स का आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो एक सेट बनता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जिसके अंदर पहला मेंबर हमेशा A का होता है, दूसरा मेंबर हमेशा B का होता है. इसी तरह जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो बनते हैं, या से A1 और B2 एंड सो ऑन, A2 एंड B1, और इस तरह ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. रिलेशन हम कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो कि फ्रॉम A to B है, वो एक सेट होता है जो कि इस पूरे सेट का सबसेट होता है. उसमें कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जांपल से दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B बिकॉज दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. इसी तरह अगर हम कहते हैं कि रिलेशन इज़ ऑन सेट A, अगर मैं कहता हूँ रिलेशन इज ऑन सेट A, नॉट फ्रॉम A to B बस ऑन सेट A, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. इट इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. तो A क्रॉस A जो होता है वो यूजुअली, बिकॉज रिपीट भी होती हैं चीज़ें, उसमें सेकेंड एलिमेंट भी आपको A का ही चाहिए. एंड देन यू गो अबाउट A1 A2 and then you go about A1 sorry A2 और A1, इस तरह आप सब कर रहे होंगे, A2 and A2 and so on, जितने भी A के मेंबर्स हैं. तो जो रिलेशन ऑफ ऑन सेट A होता है वो A क्रॉस A का जो है वो. फिर हमने कहा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर एक ऑर्डर पेयर का उलट मौजूद हो. जैसे A1 B1 का B1 A1 भी अगर इस रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि भाई दिस इज़ अ क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट.
डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत सी इसकी वो हैं एट्रीब्यूट्स, इसकी बेस पे हम ये कहते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि एक रिलेशन सिमेट्रिक है, सॉरी मैं थोड़ा गलत कह गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे हम यहाँ पर देखें, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, व्हाट वाज रिफ्लेक्सिव एंड व्हाट वाज सिमेट्रिक। लेट्स वेट फॉर इट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। राइट, सो रिफ्लेक्सिव ऑल ऑर्डर पेयर्स ए फॉर एवरी ए अपीयर्स टू बी इन अ रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमेशा ए की सेट पे होती है, यानी ए क्रॉस ए के रिलेशन के अंदर ही होगी, और तब होगी जब तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स A1 ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल A B C D E हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक रिलेशन है जिसके अंदर A भी है, B भी है, C भी है, D भी है और E भी है, तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और फिर हम आते हैं सिमेट्री के ऊपर। तो सिमेट्री हम तब कहेंगे जब हर, जो अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कि जब हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका उलट भी होना चाहिए, B1 A1 भी होना चाहिए। अगर A1 B2 है तो फिर B2 A1 भी होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे दैट इज़ अ सिमेट्रिकल रिलेशन। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक हम तब कहते हैं जब अगर दोनों उलट मौजूद हों, तो इसका मतलब है कि A इक्वल्स टू B। अगर आप ये कहते हैं कि इसका उलट मौजूद है, तो फिर अगर इसका मतलब लाजमी तौर पर यही है कि B1 और A1 सेम चीज़ हैं, तो फिर हम कहेंगे इट इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक रिलेशन में यहाँ पे एक कहता हूँ एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक रिलेशन है जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप। क्यों इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन? क्योंकि हर एक का उलट मौजूद है। 5-4 का उलट मौजूद है 4-5, 4-5 का उलट मौजूद है 5-4, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका उलट मौजूद ना हो, तो इट इज़ सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि तो सवाल ये उठता है क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं? तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर कॉर्डेड पेयर का उलट मौजूद है तो लाजमी है कि वो दोनों चीज़ें बराबर हो। अब जैसे 4 और 5 बराबर नहीं है ना, लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4-4 और 4-4, तो इसका मतलब ये है कि इसका उलट मौजूद है या नहीं? यस है। तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ? ठीक है, सिमेट्रिक तो हुआ, लेकिन साथ साथ एंटी सिमेट्रिक भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो उलट मौजूद है वो लाजमी तौर पर ये बावर करा रहा है कि दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं। हाँ, अगर इसके अंदर मैं कहता कि से 3, 6 और 6-3 भी मौजूद है, तो अब ये सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हर एक का उलट मौजूद है। 3-6 का 6-3 है, 6-3 का 3-6 है, 4-4 का 4-4 है, 4-4 का 4-4 है। तो ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर कोई किसी चीज़ का उलट मौजूद है तो फिर वो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो 3-6 का उलट 6-3 तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3-6 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। फिर हम ट्रांजिटिविटी की तरफ आए और हमने कहा ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर आप ये कहते हैं कि ए बी के साथ आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में और बी सी के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए सी के साथ भी आएगा। अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 4-3 के साथ आ रहा है और 3-4 के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4-4 के साथ भी आएगा, या से समथिंग लाइक दैट। क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? लेट्स चेक। 4-3 है और 3-6 है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4-6 भी होना चाहिए। क्या 4-6 है? नहीं है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेट्स सपोज मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इसमें 4-6 भी है। तो भाई 4-3 है और 3-6 है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4-6 भी हो। तो क्या 4-6 है? यस है। अब अगले पे आते हैं। 3-6 है और फिर 6-3 है, ए बी और बी सी, ये ए बी हो गया। 3 इज रिलेटेड टू 6 एंड 6 इज रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 3-3 भी हो, लेकिन 3-3 नहीं है। लेट्स सपोज मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं इसको ट्रांजिटिव बनाना चाह रहा हूँ इस पूरे रिलेशन को। तो अब देखें, ये 4-3 है, इसका सॉरी 4 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 6, तो इसका मतलब है 4 इज रिलेटेड टू 6 होना चाहिए, विच इज़ देयर। ओके, 3 इज रिलेटेड टू 6, 6 इज रिलेटेड टू 3, तो फिर 3 इज रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए। ओके, 4 इज रिलेटेड टू 6, 6 इज रिलेटेड टू 3, तो 4 इज रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी। 3 इज रिलेटेड टू 6, 6 इज रिलेटेड टू 3, तो फिर 3 इज रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए। ओके, 6 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3, तो फिर 6 इज रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए। यस देयर इज।
लेकिन अब ज़रा देखें कि इसको सिर्फ एक एंगल से हम चलें अभी फ़िलहाल, यहाँ से उठा के और अगलों से हमने कंपेयर किया है, जबकि लाजमी नहीं है ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 इज़ रिलेटेड टू 3 और 3 इज़ रिलेटेड टू 6, तो इसका मतलब है कि 3 शुड बी रिलेटेड टू 6, तो ओके वो भी है। अब एक और देखते हैं, 6 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 6, इन दोनों को पिक कर रहा हूँ मैं। 6 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 6, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आप बताएं ज़रा जल्दी से। अगर 6 रिलेटेड टू 3 है, अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 6 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 6 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि क्या हो, नहीं 03 बनने गलत जवाब दिया है, आपका नाम नहीं आ रहा, खैर लेकिन ओके, गुड रिजान वसीफ। अगर 6 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 6 है, तो इसका मतलब है कि 6 रिलेटेड टू 6 भी होना चाहिए, विच इज़ नॉट देयर। ठीक है, सो हमने हर एंगल से इसको चेक करना होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी यहाँ पे, यार नज़र नहीं आ रही मुझे, यस दिस वन। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? तो लेट्स सपोज ए बी है और बी ए है, तो ए ए भी होना चाहिए, यस है। ए ए है और ए बी है, तो फिर ए बी भी होना चाहिए, वो भी है। ए ए है, सॉरी बी ए है और ए ए है, तो फिर बी ए भी होना चाहिए, विच इज़ देयर। बट क्या नहीं है यहाँ पे, बी ए है और ए बी भी है, लेकिन बी बी नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं आज यहाँ से। आपका मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, अब्दुल रहीम तारिक, आपको मैंने ईमेल पर रिप्लाई किया था कि आप नहीं हैं, CMS के ऊपर इनरोल्ड नहीं है, तो मैं आपको LMS के ऊपर इनरोल नहीं कर सकता। ये बात मैं पिछले 4 हफ्तों से कह रहा हूँ, हर किसी को कह रहा हूँ, और चूँकि आज क्विज़ है तो फिर आज मेरे पास तकरीबन रात को 10-15 ईमेल्स मेरे पास आई हुई थी कि आप LMS में इनरोल नहीं है। तो आप नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको डिलीट कर दिया है, वहाँ से अनइनरोल कर दिया है, बिकॉज यू वर नॉट ऑन CMS। दिस गोज़ फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स जिनके नाम रेड में आ रहे हैं उस गूगल शीट के अंदर। सो यू वुड हैव टू टॉक टू द HOD और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एंड दे नीड टू टेल मी कि ओके आर यू एलिजिबल फॉर टेकिंग माई कोर्स और नॉट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको LMS में एनरोल नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को आगे लेकर चलते हैं हम, एंड देयर आर मोर प्रॉपर्टीज़। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़, इररिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक। नामों से आपने फ़िलहाल जो है वो घबराना नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि प्रॉपर्टी कह क्या रही है, और फिर हम देखेंगे कि अच्छा फिर नाम इसका ये क्यों रखा गया। प्रॉपर्टी जो ये वाली है जिसका नाम हम फ़िलहाल, विच शुड नॉट बी नेम्ड एज ऑफ नाउ, इज़ दिस कि वी आर सेइंग कि फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑन अ सेट ए की सेट पर है ये प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि आपके पास एक ही सेट के एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट भी उसी सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट का होगा ऑर्डर पेयर में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम कहते हैं कि ये है आपका ए, इसके अंदर है ए, सॉरी 3 4 5, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा जी 3 3 3 4 3 5, ठीक है जी। फिर साथ साथ 4 3 4 4 एंड 4 5, फिर बनेगा जी 5 3 5 4 एंड 5 5। अक्सर ये जो कन्फ्यूजन होती है हमें जब हम एक सेट का अपने से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप बस ये समझें कि आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक थोड़ा लिख लेंगे अगर सामने, तो मुझे थोड़ा सा आसानी रहती है। आई डोंट नो आपको इससे फ़ायदा हो या ना हो।
आप इसको इस तरह दो सेट की तरह कंसिडर करें तो अब आपको साथ में नज़र आ जाएगा कि क्यों हमने ये सारे लिए। तो 3 वुड बी एबल टू बी 3 विद 4 5 एंड 4 भी 3 4 5 के साथ आएगा और 5 भी 3 4 5 के साथ आएगा। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो लेट्स सपोज देयर इज अ रिलेशन ऑन ए एंड दैट रिलेशन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ दिस थिंग। ये है जी एक रिलेशन। क्या ये रिलेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा उतर रहा है? I don't know if I can write it here or not. Wow. No. क्या ये रिलेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा उतर रहा है? ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं दोनों चीज़ें, ऊपर भी और नीचे भी। आपसे मेरा सवाल है, बताइए। नो, इट्स इधर गोइंग टू बी यस और नो। ठीक है अब्दुल बासित, आपका जवाब जो है वो थोड़ा सा ना यस की तरफ जा रहा है ना नो की तरफ। फलक शेर, हुज़ैफ़ा, रिजवान वसीर, अब्दुल उवैस, ये सब कह रहे हैं नो। रिजवान वसीर ने जवाब भी दिया है कि वो बिकॉज इट इज़ ब्ला ब्ला, उसको छोड़ देते हैं, उस लफ्ज़ पे हम नहीं जा रहे हैं ना रिजवान फ़िलहाल। सो इस प्रॉपर्टी पे पूरा नहीं उतर रहा है। ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि हर ए के मेंबर के लिए ए मेंबर नहीं होना चाहिए आर का। तो ए फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेंबर हैं जो कि ए आते हैं? तो 3 ए पे उतर रहा है, 4 ए पे उतर रहा है पूरा, यानी दोनों मेंबर बराबर हो। 5 ए पे उतर रहा है। तो क्या तमाम मेंबर्स ए के जो कि इस ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक हैं वो मेंबर नहीं है आपके रिलेशन के? 4 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। 3 है? यस है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते, अब ये इस नाम पे आता है, हम इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। इररिफ्लेक्सिव तब होता जब ये भी ना होता। अब देखें तमाम मेंबर्स जिसमें इक्वलिटी आ रही है वो आपके रिलेशन का हिस्सा नहीं है। नाउ दिस रिलेशन कैन बी एनीथिंग। इसके अंदर मैं से 5 4 भी इंक्लूड कर देता हूँ, इट इज़ स्टिल इररिफ्लेक्सिव, राइट? सो इररिफ्लेक्सिव इज अ रिलेशन जिसमें इक्वालिटी वाले कोई भी ना आ रहे हो, इसको हम कहते हैं इररिफ्लेक्सिव। अब जरा समझिएगा कि इररिफ्लेक्सिव इज नॉट द सेम एज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, एंड दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की इससे क्या डेफिनेशन होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि हर एक मेंबर के लिए, आपको मैं ले जाता हूँ इसमें, थोड़ा मैं भी कंफर्म कर लूँ, हर एक मेंबर के लिए ए मेंबर होना चाहिए। और आप यहाँ पर देखें बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, ये देखें ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है, तकरीबन एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस यहाँ पे ई के ऊपर एप्सिलॉन आया हुआ है। एक मिनट के लिए अगर देखें, यहाँ पर रुकें और देखें, दिस इज इररिफ्लेक्सिव, एग्जैक्टली सेम थिंग, जस्ट एप्सिलॉन के ऊपर नॉट आया हुआ है, एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव, एग्जैक्टली सेम थिंग, बस एप्सिलॉन के ऊपर नॉट नहीं है। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, एंड तमाम मेंबर्स इसके होने चाहिए। से मैं अब जो है वो एक रिलेशन लिखता हूँ, से दिस वन, एंड इसमें हम 4 4 भी इंक्लूड कर देते हैं, हम इसमें 5 4 भी इंक्लूड कर देते हैं, हम इसमें 5 5 भी इंक्लूड कर देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ए irreflexive relation, and what is this? This is a reflexive relation। ठीक है जी। नाउ कंसिडर अनदर रिलेशन। अब मैं एक और रिलेशन लिखने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, और वो ये कि what about this? What is this? Is this reflexive or irreflexive? The question is up to you. Just for a hint, not a hint, a reminder kind of, you can see कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी यही है, बस एप्सिलॉन के ऊपर नॉट नहीं है। मैं आपको एक शो नहीं कर पा रहा हूँ एक ही स्क्रीन के ऊपर दूसरी चीज़ भी, बट रिफ्लेक्सिव इज़ द सेम थिंग, बस एप्सिलॉन के ऊपर नॉट नहीं है। तो ये तो इररिफ्लेक्सिव है इसके मुताबिक, ये रिफ्लेक्सिव है उस इसके मुताबिक कि अगर एप्सिलॉन के ऊपर नॉट नहीं है। ये चीज़ क्या है? एंड रिमेंबर द ऑप्शंस आर जस्ट टू, रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव, इन दोनों में से क्या है आप ये बताएं, बाकियों को छोड़ दें कि ट्रांजिटिव वगैरह है या नहीं। नहीं अब्दुल अवैस, ये जवाब नहीं देना आपने, आपके पास दो ऑप्शन हैं। ये चीज़ क्या है, इररिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव है, या इसके अलावा खैर तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन आप ये ना कहें कि इसको रिफ्लेक्सिव कैसे बनाया जा सकता है या इररिफ्लेक्सिव कैसे बनाया जा सकता है। आप ये कहते हैं कि दोनों नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि इररिफ्लेक्सिव नहीं है।
बट इन्हीं दो वर्ड्स को आप यूज़ करें, आप कुछ और ऐड करके दूसरी चीज़ ना बनाएं। रिजवान वसीर कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव। वो क्योंकि मैं चुप हो गया था, मैं आपके आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही कह रहे हैं रिजवान, मैं जवाबों का इंतज़ार कर रहा हूँ। दो स्टूडेंट्स ही जवाब दे पा रहे हैं सिर्फ, बाकी सब इनकॉम्पिटेंट हो गए, नाअहल हो गए। 10 मिनट बाद हम रीज्वाइन करेंगे मीटिंग को। सो व्हाट इज़ दिस, लेट्स सपोज इररिफ्लेक्सिव के ऊपर आते हैं। इज़ दिस इररिफ्लेक्सिव और नॉट? इररिफ्लेक्सिव ये तब होता है जब हर एक सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें नहीं होते, बट हमें पहला ही ऑर्डर्ड पेयर सेम वाला मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो हम कह देते हैं कि इररिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नॉट इररिफ्लेक्सिव। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव तब होता है जब तमाम सेम इसके अंदर होते हैं। तो 3 3 है, 5 5 है, 4 4 नहीं है। इसका मतलब है कि इररिफ्लेक्सिव नहीं है और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, ये इररिफ्लेक्सिव तो नहीं है, हमने देख लिया। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये भी हमने देख लिया। इसको चले, मैं सवाल नहीं पूछता आपसे, उसी बात को बस कंटिन्यू करता हूँ। सवाल पूछने का मकसद मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। खैर, सो यस रिजवान, दो पेयर हैं, बट रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर एक होना चाहिए पेयर। अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन की के नॉट हटा के अगर इसको पढ़ें तो इट्स सेइंग कि फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए शुड बी अ मेंबर ऑफ आर। और इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि फॉर ऑल मेंबर ऑफ ए शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आर। लेकिन अगर ऐसा है कि ना ही सारे हैं और ना ही सारे नहीं हैं, तो फिर ये रिलेशन ना ही इररिफ्लेक्सिव होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, बल्कि इस रिलेशन को आप दो तरह के नामों से जान सकते हैं। एक नाम ये कि नॉट इररिफ्लेक्सिव और दूसरा ये कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग जाकर खुद इस पर एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे। अ रिलेशन, इस बात को ज़रा समझ लें अच्छी तरह। रिकॉर्डिंग में भी आप इसको रोक रोक कर, सुन कर, लिख कर अपने पास रखिएगा और फिर बताइएगा क्या मैंने सही कहा है या नहीं, अपनी प्रैक्टिस करके। ये रिलेशन जो आपको नजर आ रहा है, इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाट माय पॉइंट इज, अ रिलेशन कैन बी ओनली नॉट इररिफ्लेक्सिव एंड बी रिफ्लेक्सिव। ये एक जुमला खत्म हुआ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अ रिलेशन कैन बी नॉट रिफ्लेक्सिव एंड कैन बी इररिफ्लेक्सिव। माई पॉइंट इज कि ये एक रिलेशन तो आपको लग रहा है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, बट जो जुमले अभी मैंने कहे, मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये नहीं कहें कि एक चीज़ या तो इररिफ्लेक्सिव होगी या फिर रिफ्लेक्सिव होगी या दोनों ही नहीं होंगी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ इररिफ्लेक्सिव हो या फिर रिफ्लेक्सिव हो, या फिर इररिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव दोनों ही ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इररिफ्लेक्सिव ना हो रिफ्लेक्सिव हो और इररिफ्लेक्सिव हो और रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, ये बातें आपको घुमाकर एक दूसरी चीज़ के ऊपर ले आएंगी, बट आपने इसके ऊपर काम करना है कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ the same level of confusing as this irreflexive property, that is called asymmetric. So asymmetric is a property जिसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए कि फॉर ऑल ए बी मेंबर्स ऑफ ए, बिकॉज एक ही सेट के ऊपर है ये रिलेशन, ऑल ए बी, इफ ए बी, सॉरी इफ की बात है ये, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द प्रेमिस। अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर बी ए मेंबर नहीं होना चाहिए आर का, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज एन एसिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर बी ए मेंबर नहीं होना चाहिए आर का। इसी के ऊपर बात करते हैं अभी, और हम और रिलेशन बनाते हैं थोड़े से। इस चीज़ को मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, इसी पर आते हैं दोबारा। रिलेशन ऑन एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अभी हम देख रहे हैं। अगर ए बी हो तो उसका उलट ना हो, बस ये बात है यहाँ पे। सो 3 4 है तो इसका उलट है, यस है। 3 5 है तो उसका उलट है, नहीं है। 5 4 है तो उसका उलट है, नहीं है। लेकिन
बिकॉज 3 4 है और उसका उलट मौजूद है, इस वजह से हम इसको एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। दिस इज नॉट एसिमेट्रिक। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, लेट सपोज, सो नाउ इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि किसी का भी उलट मौजूद नहीं है। 3 4 है तो फिर 4 3 मेंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 5 है तो फिर 5 3 मेंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। 5 4 है तो फिर 4 5 मेंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज एसिमेट्रिक रिलेशन। एक और रिलेशन लिखते हैं, और से 4 3 है। नाउ दिस रिलेशन इज व्हाट? आप बताएं ज़रा जल्दी से। इन्हीं इन्हीं इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए मैं ज़्यादा कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजिंग बात आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। They are saying not symmetric as well, not asymmetric. Just tell me about asymmetric. So Rizano Siri is saying it is not asymmetric. So yes, it is not asymmetric. We know that because किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उलट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर थोड़ा बेहतर समझाने के लिए हम वापस चले जाते हैं दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, विच आर दी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी है उसका उलट भी एग्जिस्ट करे, और अगर दूसरी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी है उसका उलट भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो एक और रिलेशन लिखते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ आई, बल्कि पूरा ही हम कॉपी कर लेते हैं। अगर एक चीज़ है तो उसका उलट भी होना चाहिए। 4 3 5 4 का उलट है, नहीं है। इंट्रोड्यूस करवा देते हैं 5 4 5 सॉरी। इस सिचुएशन में ये कौन सा रिलेशन हुआ? अब अगर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसका उलट भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, विच वॉज एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक क्या कहती है? एंटी सिमेट्रिक ये कहती है कि इसको मैं मिटा रहा हूं, एक मिनट। एंटी सिमेट्रिक पे आते हैं हम। एंटी सिमेट्रिक ये कहती है कि अगर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और उसका उलट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों बराबर होने चाहिए। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 4 है और 5 5 है, तो क्या 4 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस, यही चीज़ उसकी उलट भी है, तो इसका मतलब है 4 4 बराबर हुए। यस। क्या 5 5 उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस। क्या 3 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या इसका मतलब हुआ 3 और 4 बराबर है? नो। विच मीन्स दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। अब एक एंटी सिमेट्रिक बनाते हैं हम कहते हैं कि ऐसा रिलेशन जो कि एंटी सिमेट्रिक हो। सो दिस इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि हर एक का उलट जब भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो दोनों मेंबर्स बराबर हैं। दिस इज वाई दिस इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एंटीसिमेट्रिक नहीं, एंटीसिमेट्रिक। दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अब एक मैं मेंबर एक जो है वो, बल्कि आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, यू वुड हैव टू एक्सरसाइज ऑन दैट एंड लर्न दैट ऑन योर ऑन। सो सी, इट इज अ लिटिल बिट confusing. There is symmetric, a relation can be symmetric, and if that relation is not symmetric, it doesn't necessarily tell you that this is antisymmetric or asymmetric. सिमिलरली अगर कोई रिलेशन नॉट एसिमेट्रिक है, जिस तरह ये आपके पास नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉट एसिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक हो गया। क्या ये नॉट एसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक हो गया? इस एक पर्टिकुलर केस में है, हो सकता है सब केसेस में हो, दैट इज अप टू योर प्रैक्टिस। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे क्विजेज में और असाइनमेंट्स वगैरह में और इवन फाइनल एग्जाम में,
अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी यू वुड गेट कन्फ्यूज्ड. सो यू वुड हैव टू मेमोराइज इट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन अबाउट दीज, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ एक एंटी सिमेट्रिक नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, तो इट डजंट नेसेसरीली टेल यू कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगी या नहीं. तो ये आपके ऊपर है कि आप इस पर जाके प्रैक्टिस करें और ख़ुद ये अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होता तो वो फिर ए सिमेट्रिक होता है हमेशा. या जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू, अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, वो एसिमेट्रिक होता है. राइट. सो दिस विल हेल्प यू. अगर आप इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे मुख्तलिफ जाके और प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्विकली and you would have to remember it obviously. Now coming on to combining relation, because relations are sets of ordered pairs, Cartesian products. Because relations are sets, obviously every operation that is available for sets can be applied on relations as well, like intersection, union, minus, complement and whatnot. So relations are simply sets of ordered pairs, subsets of the Cartesian products of two sets. Therefore, in order to combine relation to create new relation, it makes sense to use the usual set operations like intersection, union or difference. Sometimes combining relation endows them with the properties previously discussed. For example, two relations may not be transitive but their union may be. This is a very interesting thing. दो रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है ना हो, एक ट्रांजिटिव हो दूसरा ना हो, या हो सकता है दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन आप जब उनको कंबाइन करते हैं, यूनियन लेते हैं, तो आपको पता लगता है कि इनका यूनियन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. इसी तरह हो सकता है कि दो रिलेशन आपस में जो है वो एक एंटी सिमेट्रिक हो और दूसरा सिमेट्रिक हो, और जब आप उसको कंबाइन करें तो आपको पता लगे ये ए सिमेट्रिक रिलेशन बन गया. ठीक है. सो ऑब्वियसली इट कैन बी डन. सो देयर आर सम एग्जांपल्स. ए अगर ये है, बी ये है, R1 ये है, R2 ये है, तो आपको क्या लगता है R1 यूनियन R2 क्या होगा? आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे लिख कर बताएं, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल R1 यूनियन R2 में क्या क्या आ जाएंगे भाई, कि R1 पूरा का पूरा आ जाएगा और R2 भी पूरा का पूरा आ जाएगा. R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, R1 माइनस R2 क्या होगा, R2 माइनस R1 क्या होगा. ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर एप्लीकेबल ऑब्वियसली हो सकती हैं. ठीक है. अब इसके आगे जाकर इसके अलावा भी रिलेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट इन दिस लेवल ऑफ द कोर्स. रिलेशन के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं. लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक. उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और बिकॉज द टाइम इज़ अप्रोचिंग, हम 1 PM पर क्लास को फिनिश कर देंगे. 1:15 पे आपका क्विज होगा. सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक which is sequences and summations, which you already have discussed somehow in your courses. What is a sequence? A sequence is something जिसका एक एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से किसी ना किसी तरह रिलेटेड हो. ठीक है. रिलेशन फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये इसको मैं सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं सीक्वेंस इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज इसका एक मेंबर अपने प्रीवियस मेंबर से किसी ना किसी तरह रिलेटेड है, एंड दैट रिलेशन इज कॉमन. हाउ? 2 रिलेटेड है 1 से. किस तरह? बिकॉज 2 माइनस 1 इज 1. 9 रिलेटेड है 8 से. क्यों? बिकॉज 9 माइनस 1 इज 8. 10 रिलेटेड है 9 से, बिकॉज 10 माइनस 1 इज 9. Everything is minus 1 of its upcoming member. So let's get back to Notepad again. Why am I saying that this is a relation? 1 2 3 4 5 6. Oh, sorry. Why am I saying that this is a sequence? Because everything is related to the next thing by this relation. This is the relation. दिस वन, कॉमा हटा के मैं उसका रिलेशन लिख रहा हूँ बीच में. अंडरस्टूड? सो दिस इज योर थिंग. 7 अगला जो है वो +1 से आएगा. 1 है अगला +2 से +1 से आएगा. 2 के बाद अगला +1 से आएगा. 3 के बाद अगला +1 से आएगा. और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ज़रा बताएं. थोड़ा सा आपकी पुरानी चीज़ों को रिवाइज करें.
ओके ओके, बट देर इज़ अनदर वर्ड फॉर दैट। आप लोग सब पढ़ के आए हुए हैं ये चीज़, मैं बस रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप उस चीज़ पर पहुँच सकते हैं या नहीं। आई नो कि अगर मैं वो लफ्ज़ कह दूँगा तो आपको अभी याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ याद आ गया, बट लेट्स सी आपका माइंड कितना काम करता है। अच्छा जी, इस तरह ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, या एक फैंसी वर्ड है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड an arithmetic progression is a progression जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट में कुछ ऐड करने से आए। एडिशन इज द मेजर थिंग हियर। अगर नेक्स्ट एलिमेंट पिछले एलिमेंट में कुछ ऐड करने से आए तो ऐसे को कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 और मैं कहता हूँ 9, फिर मैं कहता हूँ 15, सॉरी, और फिर मैं कहता हूँ से 21, फिर मैं कहता हूँ 27। सो दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज ईच एलिमेंट इज द प्रीवियस एलिमेंट added with something, and what is that something here? 6. What is that something here? 6. So arithmetic progression ये कहती है कि एक ऐसी progression, एक ऐसी sequence जिसमें next element previous element के में कुछ add करने से आए तो उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी नेसेसिटी ये है, इसको मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए भी कह रहा हूँ कि अव्वल तो ये है कि पिछले में कुछ ऐड करने से आ रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से या कुछ और करने से नहीं आ रहा, ऐड करने से आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ ऐड हो रही है वो कॉमन है। अगर ये चीज़ कॉमन ना होती तो फिर मैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना कहता। कॉमन है, 6 ही ऐड हो रहा है हमेशा, और चूंकि ये कॉमन है, हर एक चीज़ ऐड हो रही है तो वो चीज़ कॉमन है, इसलिए मैं इसको एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूं। और जनरल फॉर्म क्या लिख सकता हूं कि भाई इसका पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है 3, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट यानी कि 1, फर्स्ट यानी कि 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है। साथ साथ रहिएगा, फॉर्मूला बन रहा है। ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे बताएं इस 1 को यूज करते हुए मैं 3 किस तरह से ला सकता हूं? एक तरीका यह है कि मैं इसमें +2 करूं, लेकिन इशू ये है कि अगर मैं इसमें +2 करता हूं तो फिर मुझे हर जगह +2 करना पड़ेगा। तो क्या हर जगह +2 करने से वो नंबर आ रहा है जो मुझे चाहिए? 3 तो आ गया, लेकिन 9 नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा, 4 + 2 से 21 नहीं आ रहा, 5 + 2 से 27 नहीं आ रहा। तो बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या करूं कि 1 से मैं 3 निकाल लूं। 1 से मैं 3 निकाल लूं तो क्या कर सकता हूं मैं? मल्टीप्लाई 3, गुड, मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 3। अब हर जगह मैं यही करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3, बट यू आर सीइंग के नहीं, इससे काम नहीं बन रहा। 2 × 3 तो 6 होता है, 9 थोड़ी होता है। 3 × 3 15 नहीं होता। तो अब क्या करें? अब ये है कि आपने एक काम करना है, और वो ये कि फॉर्मेट कर लूँ मैं, वो ये कि अब मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ जो कि यूज़र्स को, जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको वैसे ही समझ में आ जाता है फार्मूला क्या है, बट आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। आपको भी वैसे समझ में आ जाएगा 1-2 प्रैक्टिस के बाद। वो ये कि अब मैं इसका फार्मूला बताता हूँ, और वो ये है कि दिस इज़ मल्टीप्लाइड, सॉरी, एडेड बाय 6 पावर 0। not power, but 6 multiplied by 0. Excuse me a minute. Okay, so where are we? Yes, so this is the actual formula. Because अगर मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ हर जगह,
not 0 but 1, here 2, here 3, here 4 and here 5. थोड़ा सा और इसको फॉर्मेट कर लें हम. जी अब बताएं नंबर आ रहे हैं वही के वही या नहीं? नहीं आ रहे. ठीक है, क्या करें फिर? क्या करें, कुछ पता है? चलिए मैं भी थोड़ा सोचता हूँ इसमें, आप भी थोड़ा सोचें कि और क्या कर सकते हैं. मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं. आप भी ज़रा सोचें, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है. राइट, एग्जैक्टली फलक शेर, आप सही जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को आज की क्लास में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ. सो आई थिंक ये जो मैंने फार्मूला सोचा ये सही है. आई थिंक 3 + 6 × 0 इज़ 3, 3 + 6 × 1 इज़ 9, 3 + 6 × 2 इज़ 15, and I think it's going really well. So for the first element it is 3 + 6 × 0. अब आपसे मेरा सवाल ये है क्लास फिनिश करने से पहले, दैट अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कोई वैल्यू है, अच्छा दिस इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज़ योर सेकेंड एलिमेंट and this is your third element, this is your fourth element and this is your fifth element. क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा nth एलिमेंट क्या होगा, या उसको किस फार्मूले से मैं जो है वो टैकल कर सकता हूँ? यहां पर मैं क्या लिखूं, सॉरी इस जगह में क्या लिखूं जो नीचे वाली लाइन चल रही है? 1 के लिए मैंने ये लिखा, 2 के लिए ये लिखा, 3 के लिए ये लिखा, 4 के लिए ये लिखा, 5, n के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? नो 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 अब्दुल अवैस, थोड़ा सा तेज़ हो गए आप, जल्दी में आपने गलत जवाब दे दिया. n के लिए क्या लिखूंगा? व्हाट मल्टीप्लाई बाय n, अब्दुल बासित? नो फलक शेर, आप भी गलत हैं. रिजवान वसीर तो नंबर बता रहे हैं डायरेक्ट. The next number is going to be 33. Okay, yes, it's going to be 33. I am not talking about the next number. I am talking about the nth number. n can be 54, n can be 6, n can be 3. देखिए n की वैल्यू अगर 4 है ना तो 21 आ रहा है जवाब. n की वैल्यू अगर 2 है तो 9 आ रहा है जवाब. n की वैल्यू अगर 3 है तो 15 आ रहा है जवाब. हाँ, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. तो फिर फार्मूला क्या लगेगा उसके लिए? 2 के लिए ये फार्मूला लगा है, 4 के लिए ये फार्मूला लगा है, n के लिए क्या लगेगा? सिक्स एन इंटू 3 कह रहे हैं अब्दुल अवैस साहब, जो कि हमें लगता है कि गलत है. 3 + 6 × n+1. ब्रेसेस को भी ज़रा यूज़ करें. मुझे नहीं पता आपके ब्रैकेट्स कहाँ पर हैं. आर यू मल्टीप्लाइंग 6 by n+1 और मल्टीप्लाइंग 6 by n एंड देन एडिंग 1? चलें जी, नहीं बताते, फिर हम क्लास फिनिश करते हैं, यहाँ पे क्विज़ की तैयारी करें. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन टुमारोज़ क्लास इंशाल्लाह.